तो आज की क्लास में बात करेंगे आरेखीय मापनी के बारे में। आरेखीय मापनी क्या होती है, इसको बनाने के सही नियम और सामान्य नियम क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल आरेखीय मापनी के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में ग्राफिकल स्केल बोलते हैं। आपको पता होगा इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी मानचित्र पर मापनी को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर मापनी को दर्शाने की हमने बात की थी, तो उसके लिए मैंने 3 विधि आपको बताई थी। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जाके पहली विधि थी मानचित्र पर मापनी को दर्शाने की कथन विधि, जिसको हमने स्टेटमेंट मेथड बोला था। इसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी करके बताए थे मैंने आपको। दूसरी विधि थी निरूपक विधि, यानी कि रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, या इसको आरएफ मेथड भी बोलते हैं, आरएफ स्केल। और तीसरा मानचित्र में मापनी व्यक्त करने की जो तीसरी विधि है वो है ग्राफिकल स्केल। तो आज की क्लास में इस आरेखीय मापनी की बात होने वाली है, ठीक है। आरेखीय मापनी के बारे में हम बात करेंगे और इसमें ये जानेंगे कि आरेखीय मापनी की रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन मैप में किस प्रकार से किया जाता है और ये हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है। आरेखीय मापनी, आरेखीय मापनी के इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिए थे। कुछ इस प्रकार से आरेखीय मापनी को मानचित्र के नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। और आरेखीय मापनी के भी मुख्य रूप से हमारी जो कक्षाएं हैं उसमें 3 प्रकारों का अध्ययन हम मूल रूप से करते हैं। पहला प्लेन स्केल यानी कि सरल मापनी, दूसरा कंपैरेटिव स्केल यानी कि तुलनात्मक मापनी, और तीसरा डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी के बारे में। इसके 3 उप विभाजन होते हैं हमारे ग्राफिकल स्केल के। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये तीनों ही प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल और डायगोनल स्केल यदि हमको करना सीखना है तो आपको आरेखीय मापनी के कुछ सामान्य नियमों के बारे में जानना जरूरी है। जब तक आप इन सामान्य नियमों को नहीं समझोगे तब तक आप आरेखीय मापनी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आरेखीय मापनी बनाने के सरल नियम क्या है जो तीनों ही प्रकारों को प्रभावित करते हैं। ये 4 नियम है, बहुत सिंपल नियम है। आपको चारों नियम ये याद कर लेने हैं, आत्मसात कर लेने हैं। बहुत आसान नियम है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाता है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बन जाता है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है कि राइट द कॉमन प्रिंसिपल टू कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल, या फिर आरेखीय मापनी बनाने के समान नियमों के बारे में समझाइए। तो इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो 4 सामान्य नियम कौन कौन से आरेखीय मापनी बनाने के, आप अपनी स्क्रीन को जूम करके यहां पे स्क्रीन में पढ़ भी सकते हैं। पहला सामान्य नियम है, और ये चारों सामान्य नियम है। पहले सामान्य नियम देखिए, आरेखीय मापनी बनाने का सबसे पहला सामान्य नियम है रेखा की लंबाई। आपको रेखा की लंबाई क्या रखनी है अपने सरल मापनी बनाने में या कंपैरेटिव मापनी बनाने में, ये आपको चयन करना पड़ता है। और ये चयन कैसे करते हैं आप देखिए, मुझको मेरा स्केल मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये जो स्केल है 1-1 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है और उसमें 4 किलोमीटर नीचे और 1 किलोमीटर बाईं तरफ दिखाया गया है। तो ये मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। जी हाँ, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको पहले भी और अभी भी बता रहा हूं कि कागज की लंबाई के अनुसार, कागज की चौड़ाई के अनुसार ये हम निर्धारित करते हैं कि हमें कितने सेंटीमीटर की रेखा या कितने इंच की रेखा खींचनी है, ठीक है। यह याद रखना है बहुत ध्यान से। देखिए, सामान्यतः जब हम प्रैक्टिकल में या मानचित्र पर मापनी को दर्शाते हैं तो हम क्या करते हैं, 12 से 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं, या फिर 12 से 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, या फिर 4 से 8 इंच की रेखा खींच लो। अब तुम बोलोगे गुरुजी ये 12 से सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर या 4 से 8 सेंटीमीटर की रेखा का लॉजिक क्या है। भाई लॉजिक तो सीधा सिंपल है कि हमारे पेपर की चौड़ाई कितनी होती है, जितनी हमारे पेपर की चौड़ाई होगी उतना ही तो हम लाइन लेंगे, उससे ज्यादा तो लाइन ले नहीं सकते। तो हमारे जो परीक्षा में या फिर हमको सामान्यतः मानचित्र बनाने में जो पेपर उपलब्ध होता है उसकी चौड़ाई के आधार पर ही हम मानचित्र ले लेते हैं। और सामान्यतः आम जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा 18 सेंटीमीटर चौड़ा या 20 सेंटीमीटर चौड़े ही तो पेपर का यूज करते हैं, इससे ज्यादा तो कहां यूज करते हैं, चाहे वो लीगल पेपर हो चाहे वो आपका A4 साइज हो। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इंच में मापनी लेंगे तो 12 से 16 सेंटीमीटर हो, और इंच में लेंगे तो 4 से 8 इंची हो, और सेंटीमीटर में हो लेंगे तो 12 से 16 सेंटीमीटर हो, ठीक है। दूसरा, आपको दूसरा नियम याद रखना है। पहला नियम तो हो गया, दूसरा नियम याद रखना है पूर्णांक का। देखिए, जब हम मानचित्र की रचना करते हैं तो आपको मानचित्र पर जो दूरी होती है
वही दूरी धरातल की दूरी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मानचित्र पर जो दूरी होती है वो धरातल की दूरी को रिप्रेजेंट करती है। तो आरेखीय मापनी बनाते समय आपका जो अंक होते हैं वो पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक माने होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर कैसे, देखिए इस दूसरे नियम को पढ़िए, आरेखीय मापनी का प्रत्येक विभाजन पूर्णांक में प्रकट करें। क्या बोला इसने, ग्राउंड डिस्टेंस शुड बी अ होल नंबर। यानी कि जब भी आप मापनी बनाएं, जैसे मैंने यहां पे नीचे बनाई है, एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपके लिए मैंने बनाया हुआ है। इसमें देखिए ये नंबर जो दिखा रहा है नीचे 0 से 1 2 3 4, ये पूर्णांक है, ना ये डेसिमल में नंबर शो हो रहे हैं और ना बट्टे में शो हो रहे हैं। यानी कि ये अनुपातिक नंबर भी नहीं है और ना ही ये अंकों में या बिंदुओं में नंबर है। ठीक है, तो आपके जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक होने चाहिए, रेशो में या डेसिमल में नंबर शो नहीं करने हैं। आपको 1 लेना है, 2 लेना है, यानी कि वो अंक पूर्णांक अंक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, आपके डेसिमल में अंक नहीं होने चाहिए। आपको इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। ये दूसरा सामान्य नियम है जब भी आरेखीय मापनी हमको बनानी है। तो दूसरा नियम भी बहुत सिंपल है, आपको याद हो गया होगा। तीसरा नियम है ज्यामितीय विधि। अब देखिए कई यूट्यूब में मैं देख रहा हूं कि जो सरल मापनी बनाने की बहुत सिंपल सी विधि बनाई जा रहे हैं, और गुरुजी लोग जी, अध्यापक लोग भी यूट्यूब में बहुत सिंपल तरीके से रेखा का विभाजन कर दे रहे हैं, मात्र स्केल के द्वारा, स्केल से भी विभाजन कर दे रहे हैं। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। देखिए ज्यामितीय विधि से, यानी कि हमें जियोमेट्रिकल मेथड का यूज करना है लाइन को डिवाइड करने के लिए। ये तो तीसरा नियम है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यानी कि जब भी हमें मापनी का विभाजन करना है, जैसे मैंने विभाजन किया ना मापनी का, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, तो ये मैंने विभाजन फुट्टे के आधार पर नहीं किया या फिर पैमाने के आधार पर माप के नहीं करा, मैंने इसको ज्यामितीय तरीके से विभाजित किया है। कैसे किया है, ज्यामितीय तरीके से विभाजित। तो मैं जब आपको प्लेन स्केल समझाऊंगा तो मैं आपको ज्यामितीय तरीके से मापनी बनाना सिखाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं ज्यामितीय तरीके से बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में मापनी बनाना थोड़ा टफ रहता है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे कि ज्यामितीय तरीके से मापनी कैसे बनाई जाती है। तो ज्यामितीय तरीके से आपको रेखा का विभाजन करना है। क्यों करना है, अगर आप ज्यामितीय तरीके से रेखा का विभाजन नहीं करोगे और रेखा की लंबाई आपकी अगर डेसिमल में है तो आप उसका सही सही विभाजन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आप अंकगणितीय तरीके से भी रेखा का विभाजन कर सकते हैं, परंतु उसके लिए अलग गणित है। पर हमको जो अपने प्रयोगात्मक भूगोल में ज्यामितीय तरीके से रेखा का विभाजन करना है, आपको मैं 3 स्टेप में आपको सवाल करना बताऊंगा। उन तीनों स्टेपों में से एक स्टेप जो होगा हमारा ज्यामितीय विभाजन का होगा। तो ज्यामितीय विभाजन से ही आपको किसी सरल रेखा का विभाजन करना है, और ज्यामितीय विभाजन के बाद ही आप मापनी का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे मैंने यहां पे दिखा रखा है। क्लियर हो गया। ये तीसरा पॉइंट भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आपकी जो मापनी में, सदैव मापनी में रेखा का विभाजन या प्राथमिक या द्वितीय रेखाओं का विभाजन हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ज्यामितीय तरीके से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आप इसको दूसरे पॉइंट को पढ़ भी सकते हैं। मापनी में प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और गौण सेकेंडरी भागों का विभाजन किसी ज्यामितीय विधि यानी कि ज्योमेट्री की विधि से ही करना उचित है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी याद रखना है आपको, बिल्कुल। और मैं करके दिखाऊंगा 1 बाय 1, आपको एक एक पॉइंट उस टाइम जब करेंगे तो ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा है हमारा 0 अंक का निर्धारण कैसे करना है। 0 अंक का निर्धारण कैसे करना है, आपको इस चीज को बदल सदैव ध्यान रखना है कि 0 अंक का निर्धारण कैसे करना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सदैव रेखा के बाईं तरफ से एक प्राथमिक विभाजन छोड़कर 0 अंकित किया जाता है। इस प्रकार 0 के बाईं तरफ गौण तथा दाईं तरफ प्राथमिक विभाजन होता है। आपको एक चौथा नियम बिल्कुल याद रखना है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर मुझे 0 कहां मार्क करना है। तो 0 आपको क्या बताया गया है कि जो आपके प्राइमरी डिवीजन है यानी कि जो आपके प्राथमिक विभाजन है, उसमें से जो बाईं तरफ से एक प्राथमिक विभाजन छोड़ दिया जाता है। तो ये यहां पे देखिए, ये सब बाएं हैं, बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं ना, बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं। अगर आप इस स्क्रीन को ऐसे में पढ़ेंगे तो आपके बाईं तरफ ये है और आपकी दाईं तरफ ये है, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से। तो मैंने क्या करा, बाईं से पहला विभाजन छोड़ दिया, बाईं से इसको मैंने छोड़ के बाकी 1 2 3 4, तो इसके बाईं तरफ जो है हमारे गौण यानी कि सेकेंडरी सेक्शन होंगे।
और जब बाएं से प्रथम प्राथमिक विभाजन छोड़ूंगा, मैं बाएं सदैव रेखा के बाईं तरफ से एक प्राथमिक विभाजन छोड़कर, यानी कि एक, यानी कि मैंने एक विभाजन, ये एक पहला विभाजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो मैंने क्या करा, पहले विभाजन को छोड़ के जीरो यहां मार्क किया है। तो सदैव जीरो यहां पे मार्क होगा, और जीरो के लेफ्ट हैंड में, जीरो के बाईं तरफ सदैव सेकेंडरी सेक्शन दिखाया जाता है, और जीरो के राइट हैंड में हरदम प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्शन यानी कि प्राथमिक विभाजन दिखाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना है। और दूसरी चीज आपको बहुत जरूरी याद रखनी है कि जो प्राइमरी सेक्शन है हरदम किसी भी मापन प्रणाली की बड़ी इकाई को दर्शाता है। मैंने बोला, ध्यान से समझिए कि जीरो के दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ आप जैसे स्क्रीन शॉट को देख ही रहे, उसके दाईं तरफ किसी भी मापन प्रणाली की हरदम बड़ी इकाई, यानी कि जैसे अब मैंने यहां पे मीट्रिक मापन प्रणाली का यूज किया हुआ है, मीट्रिक मापन प्रणाली का मैंने यूज किया है, दिख रहा होगा किलोमीटर लिखा हुआ है, तो उसकी जो बड़ी इकाई क्या है, किलोमीटर है, और उसकी छोटी इकाई क्या है, मीटर। ठीक है, तो यानी कि प्राथमिक विभाजन हरदम बड़ी इकाई का प्रयोग करेगा, और सेकेंडरी विभाजन में हम क्या करेंगे, छोटी इकाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, छोटी इकाई का। देखिए 1000 मीटर, ये 500 मीटर। अब देखिए 500 मीटर छोटी इकाई है ना किलोमीटर से, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहां पे देखिए दो विभाजन है ना, जीरो से एक विभाजन 500 मीटर का है और दूसरा 500 से 1000 मीटर का है, यानी कि 1000 मीटर हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर का सेक्शन है, ये भी 1 किलोमीटर का सेक्शन है, 102 भी 1 किलोमीटर का सेक्शन है, 2 से 3 किलोमीटर भी 1 किलोमीटर का ही सेक्शन है। तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया। राइट हैंड में हरदम प्राथमिक जो विभाजन है, प्राथमिक विभाजन जो हमारी बड़ी इकाई को दिखाता है किलोमीटर को, और लेफ्ट हैंड में हमारे जीरो के जो है सेकेंडरी इकाई रहती है, यानी कि वो छोटी यूनिट को दिखाता है। और आपके सामने ग्राफिकल स्केल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये चारों बिंदु समझ में आ गए। इन चारों बिंदुओं को आपको याद रखना है। दूसरी वीडियो आपको जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी, इसमें जो कि बात करेगी ग्राफिकल स्केल की कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हम 3 स्टेप में ग्राफिकल स्केल को समझेंगे कि किसका निर्माण कैसे करते हैं। अगर हमें ग्राफिकल स्केल में प्लेन स्केल समझ में आ गया तो समझो हमको कंपैरेटिव स्केल भी समझने में आसानी रहेगी, और डायगोनल स्केल को भी समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। छोड़ना नहीं है, सारी क्लास अटेंड करनी अगर ये आपको ग्राफिकल स्केल बनाना सीखना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।